हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा वोकेशनल ट्रेनिंग का सीरीज़ है कंप्यूटर नेटवर्किंग और इस सीरीज़ का मेरा ये दूसरा लेक्चर होगा। इसमें हम लोग सब चेक करेंगे, देख लेंगे जस्ट एक बार कि व्हाट इज़ अ नेटवर्क, मेजर फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क यूज़र एप्लीकेशन, द इम्पैक्ट ऑफ यूज़र एप्लीकेशन ऑन द नेटवर्क और नेटवर्क टोपोलॉजी, बाइनरी एंड डेसिमल नंबर। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी एंड डेसिमल नंबर पर। इसके अलावा यूज़र एप्लीकेशंस ऑन द नेटवर्क, ये भी नया टॉपिक है, इस पर भी हम लोग डिस्कस नहीं किए। उसके पहले का जो फर्स्ट 3 टॉपिक है, नेटवर्क, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क यूज़र एप्लीकेशन, इस पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। देखे क्या हम लोग अभी तक? देखे हैं कि एक नेटवर्क क्या है? एक नेटवर्क क्या है? नेटवर्क है कनेक्टेड कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम। डिवाइसेस में मेरा क्या आ गया? राउटर्स, स्विचेस, हब, फायरवेल, ये सब नेटवर्क डिवाइसेस है। ठीक है? हम लोग अपना जो ये पूरा हमारा जो ये सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग इनके बारे में ही पढ़ेंगे। राउटर्स के बारे में, स्विचेस के बारे में, हब के बारे में, फायरवेल के बारे में। ठीक है? इस तरह का एंडलेस सीरीज है पूरा। एंड फिर एंड सिस्टम में क्या आ जाता है? एंड सिस्टम में आ गया कंप्यूटर, आ गया सर, लैपटॉप आ गया, सेल फोन आ गया, प्रिंटर्स आ गया, इवन सर्वर्स वगैरह हो गया। ठीक है? तो ये सब हो गया एंड सिस्टम, जो कि नेटवर्क को यूटिलाइज कर रहा है लास्ट में। तो सबसे पहले हम ये देख ले रहे हैं कि मेजर कंपोनेंट जो है ना, एक फिजिकल कंप्यूटर नेटवर्क के मेजर कंपोनेंट क्या क्या है। तो मेजर कंपोनेंट में हम लोग सबसे पहले अभी क्या चेक किए? एक हो गया पर्सनल कंप्यूटर मेरा। इसमें सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर नहीं आएगा, इसमें पर्सनल कंप्यूटर के अलावा प्रिंटर्स हो गए या फिर स्कैनर्स हो गए, ठीक है, लैपटॉप्स हो गए, सर्वर्स हो गए, ये सब 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 कुछ आ जाएगा। तो हम लोग देख क्या रहे हैं? 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है? पहला आ गया मेरा पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पर हम लोग को एक्चुअली में इन डिवाइसेस लिख देना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। इन डिवाइसेस यहाँ पर ज़्यादा अच्छा सूट करेगा इस जगह पर। इंटरकनेक्शन में आ गया सबसे पहले एनआईसी आ गया मेरा। एनआईसी जैसा कि हम मतलब कि बता दिए हैं, ठीक है ना, कि कंप्यूटर में एक ये लगा हुआ रहता है, मतलब नेटवर्क से कनेक्टिविटी के लिए एक कार्ड लगा हुआ रहता है। ठीक है? उसको हम लोग एनआईसी बोलते हैं। ठीक है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उसी तरह से वाइड एरिया नेटवर्क के लिए वैन इंटरफेस कार्ड होता है। तो अलग अलग जैसा कनेक्टिविटी रहेगा, जैसा सिस्टम रहेगा, वैसा कुछ ना कुछ लगा हुआ रहता है जिसमें वो कनेक्टेड होता है इंटरनेट से, जो जिसमें कनेक्टेड होता है। तो वो हो गया एनआईसी। तो एनआईसी अगर हम तुमको दिखाना चाहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिखाई देते हैं एनआईसी को। करता हुआ एनआईसी होता है ना। एनआईसी जस्ट एक सिंपल सा समझो कि एक इंटरफेस होता है जो कि तुम्हारा कंप्यूटर यूज़ करता है नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए। और नॉट ओनली सिर्फ वो, मतलब सिर्फ नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं आता है। एनआईसी और भी कुछ कुछ काम करता है, जैसे कि तुम्हारा कंप्यूटर को कुछ भी डेटा सेंड करना है या ट्रांसमिट करना है, रिसीव करना है। मान लो कि हम किसी को हेलो लिखें, ठीक है ना, वो हेलो के फॉर्म में तो नहीं जाएगा ना किसी के पास। उसका एक बाइनरी इक्विवेलेंट बाइनरी कोड रहता है। तो वो कोड पर्टिकुलर उसको, मतलब कि कोड में बदलना, और कोड में तो चलो प्रोसेसर बदल देगा, लेकिन इक्विवेलेंट एक सिग्नल में भी तो बदलना होगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल देखो, कंप्यूटर को कुछ भाषा समझ में आता नहीं है, कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बात करता है। ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बारे में अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आज ही, ठीक है ना, जब हम लोग सब बाइनरी लैंग्वेज पढ़ेंगे। बाइनरी लैंग्वेज अभी का आज हम लोग का टॉपिक है। ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अभी मान लो कि बाइनरी लैंग्वेज हो गया 0 और 1 के फॉर्म में। तो 0 और 1 के फॉर्म में जो भी मेरा डेटा है उसको कोरस्पॉन्डेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके वो नेटवर्क पर भेजता है, नेटवर्क केबल के थ्रू। ठीक है? और ये मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये सब सब सारा मेरा एनआईसी का एग्जाम्पल है। ये इस तरह का पोर्ट रहता है कंप्यूटर में लगा हुआ, चाहे सीपीयू मतलब कि डेस्कटॉप रहे या लैपटॉप रहे, दोनों में मिल जाता है हम लोग को। ठीक है? लैपटॉप में तो वायरलेस कार्ड भी रहता है और साथ में ये भी रहता है। तो फिजिकल कंपोनेंट क्या क्या हो गया? एक हो गया पर्सनल कंप्यूटर्स, या फिर यहाँ पर हम बोले पहले एंड सिस्टम लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा हो गया इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन में आ गया मेरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देन आफ्टर फिर नेटवर्क मीडिया हो गया। नेटवर्क मीडिया में क्या हो गया? मतलब कि एनआईसी को जो स्विच से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, मीडिया आइदर वायर हो सकता है या फिर वायर्ड, कुछ भी हो सकता है। अब वायर मीडिया भी रहेगा तो बहुत तरह का कैटेगरी है। अगर वायरलेस भी रहेगा तो सिग्नल का फ्रिक्वेंसी बहुत सारा है जिस पर कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। तो ये हो गया नेटवर्क मीडिया। और नेटवर्क मीडिया ये जो हम लोग ये देख रहे थे ना, एनआईसी, ये वाला, इसको पोर्ट को बोलते हैं RJ45। ठीक है ना, RJ45 पोर्ट। ठीक है ना? और RJ45 कनेक्टर भी दिखा देते हैं, लाइक RJ45 कनेक्टर।
ये जो है ये मेरा RJ45 कनेक्टर है, ठीक है ना। तो ये है हमारा कनेक्टर, इसको बोला जाता है RJ45 कनेक्टर, ठीक है। ये वाला, ये हमारा RJ45 कनेक्टर है। अ, हमको इसको पुश करना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर, यहाँ इस जगह पर केबल जाता है इसका, ठीक है। जो इथरनेट केबल जो हमारा होता है ना, इस जगह पर जाता है। इसका कलर कोडिंग रहता है कि हर मतलब कि कैसे इथरनेट केबल अगर खोल के कभी तुम लोग देखोगे ना, तो उसमें 8 केबल रहता है, ठीक है ना। वो आठों केबल ना इस तरह से जाता है, ठीक है ना। इस तरह से वो आठों केबल लगा हुआ रहता है, और इसको जस्ट पुश करते हैं हम, और एनआईसी में फिर इसको ले जा सकते हैं। देन आफ्टर फिर मेरा आ गया क्या, इथरनेट केबल। ये है इथरनेट केबल हमारा, ये हमारा इथरनेट केबल हो गया। और इसमें ये जो है ये सेक्शन, ये हमारा है RJ45 जैक का, ये वाला, ये RJ45 जैक है हमारा। तो हम लोग इंटरकनेक्शन में तीनों देख लिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क मीडिया, कनेक्टर। देन आफ्टर फिर स्विच। स्विच क्या है, एंड सिस्टम्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। जो भी हमारा एंड सिस्टम होता है ना एक नेटवर्क में, उसको स्विच कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। एक जस्ट बेसिक नेटवर्क डायग्राम हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। एक बेसिक नेटवर्क डायग्राम कैसे, ये जो हम लोग का डायग्राम है, ये डायग्राम में ये क्या हो गया, ये सब कंप्यूटर हो गया, ठीक है ना। कंप्यूटर रख लो, या फिर कोई प्रिंटर, अगर मान लेते हैं ये प्रिंटर है मेरा, ठीक है ना। तो ये मेरा एंड डिवाइसेस सब है। एंड डिवाइसेस इस जगह पर जो लगा हुआ है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं एनआईसी, ठीक है। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये मेरे सिस्टम का नेटवर्क को फेस करता है सबसे पहले, ठीक है ना। तो ये जो पोर्ट रहता है, ठीक है ना, नॉर्मली हम लोग घर वगैरह में देखते हैं, ठीक है ना। ये इथरनेट पोर्ट लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। इथरनेट केबल के लिए लगा हुआ रहता है RJ45 इसके साथ, कनेक्टर के साथ। तो ये हो गया मेरा एनआईसी यहाँ पर, ठीक है। ये कनेक्टेड किससे रहता है, ये मेरा कंप्यूटर जो है ये कनेक्टेड रहता है स्विच के साथ, ठीक है। स्विच में बहुत सारा पोर्ट होता है, 24 पोर्ट का भी आता है, 48 पोर्ट का भी आता है। तो एक स्विच बहुत सारा सिस्टम को कनेक्टिविटी दे सकता है। तो स्विच, इसमें हम लोग कुछ फिर बाद में भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेयर्स वगैरह के बारे में नेटवर्क का, ठीक है। बट वो बाद में देख लेंगे हम लोग, अभी हम जस्ट बेसिक बता दे रहे हैं। मे भी हो सकता है कि हम लोग का ऑफिस में कुछ सर्वर्स भी हो, ठीक है ना, सर्वर्स। तो ये सर्वर्स जो है ना मेरा, ये भी स्विच से कनेक्टेड रहता है। उसके बाद फिर ये जो स्विच है, ये स्विच कनेक्टेड रहता है किससे, मेरा, ये मेरा राउटर है, राउटर से कनेक्टेड है। इंटरनेट को कोई भी, जैसे कि हम अगर ऑफिस में, ऑफिस एनवायरनमेंट में काम करें, तो हम कहीं ना कहीं से तो एक इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, ठीक है। ये इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है BSNL का हो, रिलायंस का हो, या किसी भी अलग प्राइवेट कंपनी का हो सकता है, सरकारी कंपनी का हो सकता है। तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है, ये मेरा राउटर पर आता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, हम लोग नेटवर्क पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग थोड़ा और डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। राउटर का हर एक पोर्ट, ठीक है ना, सेपरेट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। तो इधर जो है, इधर एक अलग नेटवर्क रहेगा, इधर जो है, इधर अलग नेटवर्क रहेगा, ठीक है। और स्विच का जो सारा पोर्ट है ना, वो एक नेटवर्क पर भी हो सकता है और बहुत सारे नेटवर्क पर भी हो सकता है, ठीक है ना। एक्चुअली में स्विच नेटवर्क समझता ही नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि स्विच नेटवर्क को समझता ही नहीं है। तो ये हम लोग का जस्ट एक बेसिक नेटवर्क डायग्राम है, जस्ट एक बेसिक नेटवर्क डायग्राम, जो कि ऑफिस वगैरह में या किसी स्कूल में या कहीं पर भी, यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी यूज़ होता है, ठीक है। ये जस्ट बेसिक। नेक्स्ट हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नेटवर्क यूज़र एप्लीकेशन क्या है। तो नेटवर्क यूज़र एप्लीकेशन एक्चुअली में क्या होता है कि ऐसा एप्लीकेशन जो नेटवर्क को यूज़ करता है, जहाँ पर इस तरह के इन्वायरमेंट में ना, मतलब कि कोई ऐसा एप्लीकेशन बना हुआ है, ठीक है, जो काम करने के लिए, जिसका काम करने के लिए नेटवर्क बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आ गया हमारा ईमेल। ईमेल हमारा क्या कोई काम का ही नहीं है अगर हमारे पास नेटवर्क नहीं रहे। दूसरा चीज़ हो गया वेब ब्राउज़र, ठीक है। वेब ब्राउज़र में अगर मेरा कनेक्टिविटी ही नहीं रहेगा, तो वेब ब्राउज़र में ब्राउज़ क्या करेंगे हम, कोई काम नहीं है मेरा बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग में अभी हम लोग का व्हाट्सअप वगैरह आ गया। पहले तुम्हारा ये सब था, जी टॉक वगैरह था, ठीक है ना। और भी बहुत सारा टॉक इस तरह से आया हुआ था, ठीक है। वो सब हो गया इंस्टेंट मैसेजिंग, जहाँ पर हम इमीडिएट मैसेज भेज सकते हैं यूजर्स को, ठीक है, या किसी को भी हम इमीडिएट मैसेज भेज सकते हैं। चौथा हो गया क्या, कोलेबोरेशन। कोलेबोरेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अभी के समय में। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि एक कोई एप्लीकेशन रहता है, वो शेयर्ड रहता है अदर, मतलब कि अलग अलग लोगों के बीच में, ठीक है। और हर यूज़र यहाँ पर अपने हिसाब से काम कर सकता है, अपने हिसाब से अपडेट कर सकता है। लाइक जैसे कि मान लो कोई अटेंडेंस पोर्टल है, ठीक है, एक पोर्टल बना हुआ है मेरा, ठीक है ना। उस पोर्टल में मान लो
कैलकाटा का भी एचआर काम कर रही है, कोई तुम्हारा नोएडा की एचआर है वहाँ का काम कर रही है, तुम्हारा पुणे का एचआर है वो काम कर रही है, ठीक है ना, तुम्हारा दिल्ली का एचआर है वो काम कर रही है। तो एक पोर्टल है मेरा, ठीक है, उस पोर्टल में सब काम हो रहा है, मतलब कि कोलैबोरेट होकर सब काम कर रहे हैं, ठीक है ना, मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कोलैबोरेशन का एक पार्ट। नेक्स्ट आ गया हमारा डेटाबेस। डेटाबेस भी नेटवर्क के बिना ना बेकार होता है। लाइक देखो अभी स्कूल ही है, ठीक है ना, स्कूल में स्टूडेंट्स का डेटाबेस रहता है, ठीक है ना। तो मान लो कि तुम अपना स्कूल फी जमा किए हो या नहीं किए हो, वो डिटेल तो रहता है। तुम अगर स्कूल फी जमा कर लिए होगे, मान लो स्कूल फी जमा करने जाओगे, तो देखोगे ना कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक कंप्यूटर पर कुछ एंटर करेगा और फिर वो ओके दाब देगा। इसका क्या मतलब हुआ कि वो तुम्हारा जो स्कूल में नाम है उसके कॉरस्पॉन्डेंस में वो अपडेट कर दिया कि तुमने अपना फी दे दिया है, ठीक है। और वो नेक्स्ट टाइम अगर ज़रूरत पड़े किसी को भी, ठीक है ना, कि पीयूष का फ़ी पेंडिंग है या फिर हो गया, पे हो गया है, ठीक है, तो वो वहाँ से डेटा निकाल सकते हैं और देख सकते हैं नहीं पीयूष ने इतना तारीख को फ़ी दे दिया था अपना। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया कि डेटाबेस में दो काम हो गया, ठीक है। एक तो पहले हम डेटा फीड कर रहे हैं इसमें, ठीक है, सबसे पहले हम डेटा फीड कर रहे हैं, और दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये करने के लिए भी हमको एक नेटवर्क का ज़रूरत है, क्योंकि देखो डेटाबेस में क्या होता है, एक कहीं बैकएंड सर्वर लगा हुआ रहता है, ठीक है, और ये बैकएंड सर्वर को तुम्हारा हो सकता है बहुत सारा कंप्यूटर, ठीक है ना, अपना अपना वेब पोर्टल के थ्रू या किसी और एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर रहा हो। तो अब ये अगर इसको एक्सेस कर रहा है तो इसके बीच में कनेक्टिविटी तो चाहिए, ये अलग ये कनेक्टिविटी होना चाहिए ना, ये यहाँ से यहाँ कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लो ये तुम्हारा अकाउंट्स का एक कंप्यूटर है, अकाउंट्स का हो सकता है कि 2-3 कंप्यूटर हो अकाउंट्स में, ठीक है, और 2-3 लोग लगे हुए हों फ़ी कलेक्ट करने में या फिर तुम्हारा रिसिप्ट वगैरह देने में, ठीक है ना, 2-3 लोग लगे हुए हैं, तो सभी को अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो समझो कि अगर सबको अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर, और इसके बीच अगर कोई कनेक्टिविटी ही नहीं रहे, ये मेरा ये जो सिस्टम है और ये जो मेरा सर्वर है, इसके बीच में अगर कनेक्टिविटी ही नहीं रहे तो कोई काम का है, फिर वहाँ पर मेरा डेटाबेस बेकार हो जा रहा है। तो इसको भी नेटवर्क का ज़रूरत है, ठीक है, इसके बिना भी नेटवर्क तुम्हारा नहीं चल सकता है। तो ये सब हम देख लिया कि यूज़र एप्लीकेशन सब अभी के समय में तो बिना नेटवर्क का तो कुछ चल ही नहीं सकता, बहुत रेयर ही ऐसा चीज़ है जो कि स्टैंड अलोन चलता है। नेटवर्क तो अभी सबको चाहिए, ठीक है, विदाउट नेटवर्क कुछ काम होता नहीं है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ यूज़र एप्लीकेशन ऑन द नेटवर्क। यूज़र एप्लीकेशन का, ठीक है ना, नेटवर्क पर क्या क्या असर पड़ता है, इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे ना कि इसमें हमको समझना है कि नेटवर्क का बैंडविड्थ कितना क्रिटिकल है कोई भी एक नेटवर्क के लिए या फिर एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं बैच एप्लीकेशन। बैच एप्लीकेशन में क्या है ना कि दो सिस्टम है, ठीक है, ये मान लो कोई दो सिस्टम है और इनके बीच मान लो कि ये सिस्टम को कुछ एक सर्टेन टाइम है, ठीक है ना, इसको इसमें कुछ अपडेट करना है। मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा कोई एक सर्वर है, डेटा यूजर डेटा के लिए कोई सर्वर है, और यहाँ पर मेरा तुम्हारा ये है स्टोरेज है, ठीक है, ये मेरा स्टोरेज है, ये मेरा एक स्टोरेज है, और ये मेरा जस्ट फाइल सर्वर वगैरह है, ठीक है, ये कोई कोई भी सर्वर है जहाँ पर कुछ भी स्टोर हो रहा है, फाइल सर्वर वगैरह कुछ है। अब हम रोज़ क्या दिए हैं कमांड कि मेरा ऑफिस जाने से मतलब कि मेरा ऑफिस जाने के बाद ना तुम इसका बैकअप शुरू कर देना, ठीक है। मान लो कि हर दिन मेरा ऑफिस में शाम में 6 बजे छुट्टी हो जा रहा है, ठीक है, तो शाम में 6 बजे करना क्या कि इसका सारा बैकअप उठा के इसमें डाल देना। अब देखो यहाँ पर अगर नेटवर्क फास्ट है या स्लो है, ठीक है, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नेटवर्क फास्ट है या स्लो है हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि हम अगला दिन 9 बजे आएंगे ना, तब हम देखेंगे कि ये काम हुआ है या नहीं। मतलब क्या, हम 9 घंटा का आराम से इसको समय दिया, 9 घंटा क्यों यार, 12 3 15 घंटा का समय दिए हैं। तो बैंडविड्थ अगर थोड़ा यहाँ पर स्लो भी रहेगा तो हमको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हम थोड़े बोर होंगे, ठीक है ना, कि ऐसा है कि अरे यार ठीक है अभी और डेटा आना है यार, इतना डेटा और बचा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट रहता है एप्लीकेशन, अगर मेरा नेटवर्क थोड़ा फास्ट रहता तो जल्दी मेरा काम हो जाता। हम नहीं थक रहे हैं, यहाँ पर दो सिस्टम को इंटरेक्ट करना है, तो इसमें मेरा थकावट का कोई काम नहीं है। तो इस जगह पर बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होता है इस तरह का सिचुएशन में, जहाँ पर जैसे देखो दो सिस्टम जहाँ पर कम्युनिकेट कर रहा है ना, वैसा सिचुएशन में बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होता है। अब मान लो कि इन केस इस तरह का सिनेरियो है कि एक यूज़र है और दूसरा सिस्टम है। अगर हम मान लेते हैं कि समझो एटीएम, ठीक है, ये मान लो एटीएम है और हम यूज़र हैं। तो अगर हम मान लो कि हम कुछ पैसा निकालना है हमको, हम कोई कमांड दे रहे हैं और उसमें अगर देरी हो रहा है तो हम थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होंगे।
बहुत बार होता है ना, स्लो एटीएम में चले जाते हैं तो जाते हैं जोर से और की दाबने लगते हैं, ठीक है यार क्या है, ठीक है जल्दी हो नहीं रहा है, जल्दी चाहिए हमको, निकलना है, जाना है, ठीक है मेट्रो पकड़ना है, बस पकड़ना है। तो यहाँ पर यूज़र इंटरेक्टिव, इस तरह का एप्लीकेशन को बोलते हैं हम लोग यूज़र इंटरेक्टिव एप्लीकेशन, ठीक है। और ये पहला पार्ट मेरा क्या हो गया, बैच एप्लीकेशन। बैच एप्लीकेशन में जो मेरा बैंडविड्थ है, ठीक है, इससे बी तो इतना अच्छा लिखा है, इसमें जो मेरा बैंडविड्थ है इससे हमको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर यूज़र इंटरेक्टिव एप्लीकेशन है तो इससे हमको लिटिल बिट फर्क पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मेरा, तो यूज़र इंटरेक्टिव एप्लीकेशन में हमको थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अगर मेरा नेटवर्क अगर स्लो इस जगह पर हो जाता है या बैंडविड्थ कम रहता है इस जगह पर, तो हमको थोड़ा सा फ़र्क इसमें पड़ता है। लेकिन अगर रियल टाइम एप्लीकेशन है, रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे मान लो कि ये मान लो ये इसके साथ वीडियो कॉल पर है, ठीक है, या फिर ऑडियो कॉल पर है, तो यहाँ पर क्या है, रियल टाइम मेरा जो भी हो रहा है काम हो रहा है, ठीक है, मतलब कि इमीडिएट जो भी हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मेरा बैंडविड्थ स्लो होता है, ठीक है, या बैंडविड्थ मेरा कम यहाँ पर रहता है, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन अगर स्लो होता है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एक वीडियो कॉल में अगर डेटा ट्रांसमिशन हो, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन अगर स्लो हो तो देखते हो ना, वीडियो कॉल ही पूरा खराब हो जाता है, ठीक है ना, मतलब उसके बाद बात करने का ही मन नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, अरे यार अभी बहुत नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है, बंद करते, बाद में बात करेंगे हम लोग इस पर, यही ना करते। अगर मान लो किसी को कॉल किए हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रियल टाइम एप्लीकेशन का जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है, यूजर रियल टाइम एप्लीकेशन का वीडियो कॉल कर रहा है या फिर कोई कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या, अगर वॉइस खराब हो जाता है, यार बहुत नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, हम तुमको एक काम करते हैं ना, थोड़ा ठीक होने तो फिर कॉल करते हैं, हम लोग यही करते हैं ना। तो यहाँ पर अगर डेटा मतलब कि डेटा स्पीड में प्रॉब्लम हो रहा है या मेरा बैंडविड्थ कम है, तो हमको यहाँ पर इश्यूज होता है। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव क्या है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हो गया मेरा रियल टाइम एप्लीकेशन, देन आफ्टर हो गया मेरा यूज़र इंटरेक्टिव एप्लीकेशन, एंड देन आफ्टर फिर हो गया बैच एप्लीकेशन। अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है ना, कि सबसे कम बैंडविड्थ का जरूरत किसको है, ऐसे तो सबका बैंडविड्थ अच्छा रहे तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन कोस्टिंग भी तो देखना पड़ता है। बट फिर भी अगर मान लो कि देखें, हम एक जेन्युइन एग्जांपल लें, ठीक है, सबसे कम बैंडविड्थ का किसको जरूरत है, बैच एप्लीकेशंस को हमारा। उसके बाद सबसे ज़्यादा मतलब उसके बाद मिडिल में बैंडविड्थ का किसको जरूरत है, यूजर इंटरेक्टिव एप्लीकेशन को। उसके बाद सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ को किसको जरूरत है, यूजर रियल टाइम एप्लीकेशंस को। इसको बैंडविड्थ का बहुत जरूरत रहता है, ठीक है, नहीं तो मेरा काम ही पूरा बिगड़ जाएगा। हम लोग अब शुरू कर रहे हैं बाइनरी नंबर एंड डेसिमल नंबर। देखो रियल लाइफ में जो हम लोग नंबर्स को यूज़ करते हैं उनको बोला जाता है डेसिमल नंबर। रियल लाइफ में हम लोग कैसे करते हैं, 0 1 रहता है, 2 रहता है, देन आफ्टर 3 रहता है, 4 रहता है, उसके बाद क्या क्या 5 6 7 8 और 9। इसके अलावा तो और कोई नंबर नहीं है हम लोग का। बाकी जो भी नंबर बनता है इसी के मेल से बनता है, यही ना होता है, रियल लाइफ में यही होता है। तो हम लोग के पास कितना ऑप्शन है, हम लोग के पास टोटल 10 ऑप्शन है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब कोई भी नंबर को अगर हमको मतलब कि कोई भी नंबर को हमको अगर लिखना है, ठीक है ना, तो हमारे पास 10 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है लिखने, मतलब कि इस तरह से इनके मेल से हम लिख सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना, जब हमको कंप्यूटर को समझाना पड़ता है ना, तो कंप्यूटर तो भाई लैंग्वेज समझता नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर को भाषा का कोई ज्ञान है नहीं हम लोग का। अगर हम आज बोलेंगे कि 123, ठीक है ना, कंप्यूटर 123 को 123 की तरह नहीं समझता है, ठीक है, इसका समझने का तरीका ही पूरा अलग है। कंप्यूटर में बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ होता है। अभी देखो, इतना तो तुम लोग को पता हुआ, कंप्यूटर है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है, आदमी बच्चा में सीखता है, ठीक है, कंप्यूटर कैसे सीखता है ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर हम लोग का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। अब इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आदमी लोग दिमाग लगाया कि इसको अगर समझाना है हमको, ठीक है, वैज्ञानिक लोग सब सोचे कि इसको समझाना है तो कैसे समझाएं। तो एक चीज़ लगा दिमाग, ठीक है ना, कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को तो पहचानता है। अगर मान लो कि हम वोल्टेज और नो वोल्टेज इस तरह से इसको समझाएं, ठीक है ना, तो ये समझेगा, ठीक है। तो 1 और 0 यहाँ पर क्या है, 1 है तुम्हारा वोल्टेज और 0 है तुम्हारा नो वोल्टेज। कंप्यूटर में होता क्या है ना, कैपेसिटर्स लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, और कैपेसिटर्स का काम क्या है ना, कैपेसिटर्स का काम है तुम्हारा वोल्टेज को स्टोर करना। तो कैपेसिटर वोल्टेज को स्टोर करता है, तो कुछ एक वोल्टेज का वैल्यू रहता है, ठीक है ना, मान लो कि 0.5 वोल्ट या कुछ भी रहेगा, XYZ जो भी हो, ठीक है। तो कुछ वैल्यू अगर अगर वैल्यू मिला, ठीक है ना, तो इसका मतलब 1, अगर वैल्यू नहीं मिला इसका मतलब 0, वैल्यू मिला
1, अगर कोई वैल्यू मिला 1, इस तरह से। ये समझ में आया इतना दूर? इसको ना हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना। मान लो तुम्हारे पास टॉर्च है, ठीक है, और तुम हमसे बहुत दूर में हो, ठीक है, आवाज़ नहीं जा सकता है हम लोग का। उसके बाद भी अगर तुमको हमको कुछ बोलना है, तो हम लोग क्या किए ना, पहले बोल दिए, ठीक है ना, कि पीयूष तुम ना हर 1 सेकंड में हम नोट करेंगे तुम्हारा टॉर्च का सिग्नल क्या है। हर सेकंड में हम टॉर्च का सिग्नल, मान लो ये सब सेकंड है, ठीक है ना, हम हर सेकंड में क्या करेंगे, नोट करेंगे तुम्हारा टॉर्च का क्या सिग्नल आ रहा है, और हम उसके आधार पर तय कर लेंगे कि तुम क्या बोला है। मान लो हम लोग पहले डिफाइन कर लिए सिग्नल सब क्या 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 मतलब है। तो 1 सेकंड में मान लो तुम 1 सेकंड हम देखें, ठीक है, तुम देखे टॉर्च जलाया, ठीक है, तो इसका मतलब हम फील कर दिए क्या, कि हाँ पीयूष टॉर्च जलाया। दूसरा सेकंड देखे कि पीयूष टॉर्च नहीं जलाया, तो 0। तीसरा सेकंड हम देखे तुम टॉर्च जलाए, तो हम इसको 1 माने, ठीक है ना। चौथा सेकंड देखे कि तुम टॉर्च नहीं जलाए, तो हम इसको 0 माने। पांचवा सेकंड हम देखे इसमें भी तुम टॉर्च नहीं जलाए, तो हम 0 मान लिए। तो मेरा देखो एक ये कोड आ गया 10100। हम 5 सेकंड तुमको ऑब्जर्व किए तो हम देखे ना कि ये कोड आ गया। अब मेरे पास पहले से डिक्शनरी है, ठीक है ना, कि 10100 का मतलब क्या है, कोई डिक्शनरी है, तो हम समझ जाएंगे कि तुम हमको क्या बोला। कोई डाउट है यहाँ पर? कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर भी एक्चुअली में वही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी हम ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मतलब कि बताते हैं कि हमको मेरे को कहना क्या है, ठीक है, या बोलना क्या है। कंप्यूटर नॉर्मली जैसे कि हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर पीयूष हम लिख देंगे, कंप्यूटर उसको पीयूष की तरह लेता नहीं है। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर में हर एक पी के लिए एक अलग बाइनरी सिम्बॉल है, ठीक है ना, वो आई के लिए अलग बाइनरी सिम्बॉल है। तो हर एक लेटर के लिए तुम्हारा एक अलग बाइनरी सिम्बॉल यहाँ पर होता है, ठीक है, और वो बाइनरी सिम्बॉल की तरह उसको समझता है, ठीक है। देखो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई मेरा डिजिट है ये 102, ठीक है, ये डेसिमल है। डेसिमल को हम कैसे लिखते हैं ना, डेसिमल को देखो कैसे लिखते हैं, डिजिट अगर डेसिमल रहेगा ना तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है, इसको बोलते हैं बेस, और लिखते हैं इस तरह से 102 तुम्हारा ब्रैकेट और नीचे में लिख देते हैं 10, ठीक है, ये बेस हो गया, इसको बेस बोला जाता है, ठीक है। तो ये मतलब ये हो गया डेसिमल नंबर, जिसको हम लोग समझते हैं 102, ठीक है, ये डेसिमल अगर है। तो कोई भी संख्या को कैसे लिखा जाता है, अगर हम लोग सब क्लास 6 और 7th में मैथ थोड़ा भी ध्यान से पढ़े हैं तो हम लोग देख लेंगे इसको, ठीक है। तो देखो ये संख्या का इसको बोला जाता है तुम्हारा 0 स्थान, ठीक है, पहला स्थान, ये हो गया मेरा क्या, दूसरा स्थान, ठीक है, यही है ना। इस संख्या को अगर हम चाहें तो ऐसे हम लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले क्या है 2, तो 2 इंटू, सिंस देखो इसका बेस 10 है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 10 पे पावर 0, सही है। सिर्फ अगर हम इस डिजिट को लिखना चाह रहे हैं तो ये सही है। दूसरा क्या है हमारा 0 है, तो क्या लिखेंगे इसको हम 0 इंटू बेस कितना है 10 है, 10 पे पावर 1, और तीसरा एक को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 नहीं लिखेंगे इसको हम, इरेजर इरेजर 1 इंटू 10 टू बी पावर 2। अभी अगर हम सब नंबर का वैल्यू निकालें, देखो यहाँ पर 10 टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, सही है। अभी यहाँ पर 0 इंटू 10, 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो क्या आएगा 0, और तीसरा नंबर में मेरा 1 इंटू 10 टू पावर 2 इज इक्वल टू 100, यही है ना। तो संख्या मेरा क्या हो गया 102, जोड़ दिए अगर तो हम, अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो संख्या मेरा 102 आ गया। ये मेरा कोई भी संख्या को लिखने का एक तरीका है डेसिमल को। अब अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना, इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि हम ये चीज़ क्यों बताएं तुम लोग को, ठीक है। तो बाइनरी में अगर इसको किसी भी संख्या को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले 102, हम ना इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम 2 से भाग देंगे, ठीक है ना, 2 से भाग देंगे और शेष हम नोट करके रखेंगे, शेष कितना आ रहा है,
2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 51 आएगा पहला बार में, और शेष मेरा कितना हो जाएगा, 0 होगा। उसके बाद फिर अगर हम 2 से इसको भाग दे रहे हैं तो 25 आएगा, और शेष मेरा कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। उसके बाद फिर अगर हम इसको 2 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर 12 आएगा, और मेरा शेष कितना रह जाएगा, 1। उसके बाद फिर अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो ये 6 आएगा, और मेरा शेष 1 इसी तरह से रहेगा, 0 रहेगा इस बार शेष, सही है। उसके बाद फिर अगर हम 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और शेष मेरा कितना हो जाएगा इस बार, 0। और अब अगर हम 2 से इसको भाग देंगे तो मेरा 1 आएगा यहाँ, और यहाँ पर भी 1 आएगा। तो हम करने क्या वाले हैं, हम यहाँ से यहाँ तक ना संख्या पूरा लिख देंगे, ये वाला संख्या। तो मेरा संख्या क्या आएगा, देखो ओके, समझ गए। संख्या मेरा क्या आ रहा है, देखो इधर से लिखेंगे हम, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इरेजर, इधर से लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट लिखेंगे पूरा। संख्या मेरा आ रहा है 1 1 0 0 1 1 0। ये हो गया मेरा बाइनरी, 102 का बाइनरी। तो बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी करने हम लोग सीख लिए। ये अगर डेसिमल नंबर है, ये तो जस्ट हम तुमको बताएं कि डेसिमल नंबर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बाइनरी को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, बाद में देखें कैसे लिख सकते हैं। तो ये जस्ट हम बताएं कि ये मेरा डेसिमल नंबर है, तो हम इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में बेस 2 है तो हम करेंगे क्या, 2 से भाग देंगे, ठीक है ना। 2 से सबसे पहले मेरा 51 आया, 0 आ गया यहाँ पर रिमाइंडर मेरा, फिर 2 से भाग दिए 25 आया, यहाँ पर 1 आ गया, फिर 2 से भाग दिए, यहाँ पर 1 मिनट, 2 से भाग दिए, हाँ यहाँ पर 1 आएगा, फिर 2 से भाग दिए तो यहाँ पर 6 हो गया मेरा शेष, और यहाँ पर मेरा 0 आ गया। फिर अगर हम 2 से भाग दिए तो 3 से फिर से 0 आ गया, फिर 2 से भाग दिए तो यहाँ 1 आया, और यहाँ पर भी 1 आ गया मेरा। नहीं समझ में आया। अब ये बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन तो हम देख लिए। अब हम ये देखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे होता है, ये वाला चीज़ याद रखना सिर्फ, ठीक है। अभी हम लोग करने वाले हैं, देखते हैं। देखो, तो अब हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये हमारा 102 जो हम बाइनरी में तभी कन्वर्ट किए थे ना, ये वो वाला नंबर है। बाइनरी में 2 संख्या होता है तो बेस कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा। हम पहले देख लिए संख्या का, ये तुम्हारा 0 स्थान है, ठीक है, ये तुम्हारा पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है, देन आफ्टर ये मेरा हो गया 5वां, और ये 6ठा स्थान। हम इसी तरह से निकालते हैं, देखते हैं क्या निकलता है, ठीक है। अभी देखो, बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए ना सबसे पहले हम ये संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। 0 1, इधर से राइट से लिख रहे हैं हम, ठीक है। 1 1 0 0 1 और 1। अभी सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 0 इंटू 2 टू दी पावर 0, ये वाला 0 ये वाला है, ठीक है ना, जो यहाँ पर पावर जा रहा है। तो 1 इंटू 2 टू दी पावर 1, और उसी तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू 2 टू दी पावर 2, देन आफ्टर 0 इंटू ये 0 है हमारा, 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 3, देन आफ्टर फिर ये 0 हमारा, 0 इंटू 2 टू दी पावर 4, और उसके बाद फिर 1 इंटू 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 5, और 1 इंटू 2 टू दी पावर 6। अगर हम सबको निकालते हैं तो 2 टू पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 1 इंटू 0 हो जाएगा क्या 0। अभी यहाँ पर 1 इंटू 2 टू पावर 1 मतलब क्या हो गया मेरा 2। यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4, 2 टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देख लेते हैं, 0 को हम कुछ से भी गुना करेंगे तो उसका वैल्यू 0 ही आना है। यहाँ पर भी वही कहानी है, 0 को कुछ से भी गुना करेंगे तो वैल्यू 0 ही आना है। अभी यहाँ पर देख लेते हैं, 2 टू पावर 5 इज इक्वल टू
32 और 2 टू पावर 6 इज इक्वल टू 64, सॉरी 64। तो टोटल नंबर मेरा कितना निकल गया, अगर हम सबको जोड़ेंगे 64 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 102। तो हम लोग सबसे पहले डेसिमल से बाइनरी निकाल लिए, अभी हम लोग सब बाइनरी टू डेसिमल भी निकाल लिए। ये हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। 0 इंटू 2 टू पावर 0, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। जैसे डेसिमल जब भी कर रहे थे ना, तो हम लिख रहे थे ना, ये मेरा घर है, ये 0 पहला घर, पहला 0, देन आफ्टर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उसी तरह से हम यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करके बाइनरी टू डेसिमल निकाल लेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी दोनों कंप्लीट हो गया। डेसिमल का हम लोग कितना बेस रखते हैं, 10, और बाइनरी का बेस क्या है हमारा 2। ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। और आप प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें, शेयर करें वीडियो और सब्सक्राइब कर लें। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन का भी लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहें तो मुझे यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब कुछ और नया सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड बी सेफ।